ये मनसबदारी नीति है क्या? देख रहे होंगे, एक शासक बैठा हुआ है, कुछ लोग बहुत पास में बैठे हुए हैं, कुछ लोग थोड़े से दूर बैठे हुए हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं। ये आप देखिएगा, यानी कि सबकी अपनी अलग-अलग पोजीशन है। अब कहोगे कि ये इस पोजीशन का लेना-देना क्या है? यही तो मनसबदारी नीति है। यानी कि अब आप देखते होंगे अपने यहाँ पर, हमारे आप और हम जब जॉब करते हैं, तो हमारा सबका अधिकारियों का पे ग्रेड अलग-अलग होता है। किसी का 4200, किसी का 4700, किसी का 5200, किसी का 6500, किसी का 7200, ये अलग-अलग पे ग्रेड हैं। और उसी हिसाब से पे ग्रेड के हिसाब से आप ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स क्या हैं ये? वही तो है ये। कहीं न कहीं उसी से मिलती-जुलती चीज़ है, अलग-अलग पे ग्रेड के हिसाब से अलग-अलग ऑफिसर की रैंक। जैसे प्रमोशन होता चला गया, पे ग्रेड बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रेस्टीज जो है, आपका जो कहा जाए कि समाज में ओहदा है, प्रशासनिक व्यवस्था में आपका जो ओहदा है, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह की प्रणाली है मनसबदारी नीति। मनसबदारी नीति कुछ भी नहीं है, सिंपल सा अगर एक लाइन में कहें, तो ये एक प्रशासनिक अधिकारियों का से संबंधित एक नीति है। ध्यान रखिएगा, बाबर के समय में, ध्यान रखना दोस्तों, बाबर के समय में प्रशासनिक अधिकारियों को वजहदार कहते थे। क्या कहते थे? वजहदार। उस समय जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करते थे, उन्हें वजहदार कहा जाता था। और हुमायूं के समय में भी यही व्यवस्था चलती रही। हुमायूं के समय में भी यही चलती रही। इनको वजहदार ही कहा जाने लगा, क्योंकि बेटा तो उसी का है। लेकिन हुमायूं ने अपने समय में इन अधिकारियों को एक अलग-अलग व्यवस्था के अनुसार उनके ग्रुप अलग-अलग बनाए थे। ध्यान रखना, हुमायूं ने इन प्रशासनिक अधिकारियों के 12 ग्रुप बनाए थे। यानी कि पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी विशेषता के अनुसार अलग-अलग गुट में बांटने का प्रयास किसने किया था? हुमायूं ने। ठीक है ना? अकबर के समय में इस प्रणाली में उन वजहदारों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मनसबदार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मनसबदार। ठीक है ना? अर्थात उनको एक मनसब मिला हुआ था, और मनसब मिला हुआ है तो इसलिए वो कौन है? मनसबदार है। ठीक? क्लियर हो गया? और जैसा जैसा मनसब होता था, जिसका जो जो पद होता था, उसी हिसाब से उनके बैठने की व्यवस्था होती थी। आपको बता दें, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप ने औरंगजेब के समय में शिवाजी की कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक बार औरंगजेब ने शिवाजी को, जहां जयसिंह, राजा जयसिंह जो कछवाहा हैं जयपुर के, उनके थ्रू उन्होंने गिरफ्तार करवा लिया था। मतलब उनको हराया था पुरंदर, उसकी संधि के माध्यम से, और उनको वापस कहां लेके आए थे? आगरा में पकड़ के लाए थे। लेकिन उनको गिरफ्तार उस तरीके से नहीं किया गया था, बल्कि सरेंडर करवाया गया था। ठीक है ना? कंडीशन ये थी कि उनको औरंगजेब के दरबार में लाया गया, और दरबार में उनको एक मनसब भी दिया गया कि आप हमारे एक अधिकारी बनकर के रहिए। उनको 2000 का मनसब भी दिया गया, और उनको पीछे खड़ा कर दिया गया इस तरह से, पीछे खड़े रहिए भाई, छोटे मनसबदार हैं, पीछे खड़े रहिए। और उनके जो बेटे हैं संभाजी, उनको 5000 का मनसब दिया गया, उनको आगे बैठने की जगह मिली थी दरबार में। तो ये शिवाजी को बहुत बुरा लगा कि मैं एक राजा हूं और मुझे पीछे खड़ा कर दिया, मेरा बेटा आगे बैठा हुआ है, ये तो बेइज्जती वाली बात है। इसी बात से नाराज होकर के वो चले गए थे। औरंगजेब ने उसको गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन राजा जयसिंह ने उनको पूरी तरह सुरक्षित रखा, अपने किले में ही उनको बंद करके रखा। वो अब बाद की कहानी है, जो मैं सुनाना नहीं चाहता कि वो कैसे भागे, किस तरीके से भागे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस हिसाब का उनका पद होता था, उसी हिसाब से दरबार में उठने बैठने की उनकी व्यवस्था होती थी, और आज भी होती है। जैसे जैसे अधिकारी होते हैं, जैसे जैसे पद होता है, उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था होती है। क्यों दोस्तों, समझ में आया कुछ नहीं? तो ये है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में एक बेसिक चीज। अब बात करते हैं इसके आगे कि हकीकत में मनसबदारी नीति का परिचय और विकास। ये मनसबदारी नीति है क्या? पहली बात तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि मनसब का मतलब क्या होता है। मनसब का मतलब होता है पद।
यानी कि जो आपको ओहदा मिला हुआ है उसको कहा जाता है पद। और ध्यान रखना, ये फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। ठीक। अब जो प्रणाली है, ध्यान रखना, मनसबदारी प्रणाली जो है यह मूलतः, ध्यान रखना, यह मूलतः मंगोल परंपरा पर आधारित है। मंगोल परंपरा, ठीक है ना। इसमें मंगोल के साथ साथ थोड़ी सी आपकी तैमूरी परंपरा भी है। तैमूरी परंपरा भी इसमें शामिल है। और यह परंपरा जो है, ध्यान रखना, दशमलव पद्धति पर आधारित है। दशमलव पद्धति पर आधारित है, यानी कि 10, 20, 100, 200, 500, 1000, इस तरीके से 10 की परंपरा पर आधारित। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो मंगोलों की इस परंपरा पर यह आधारित है, यानी कि इसकी प्रेरणा कहां से मिली है? मंगोलों से। ठीक है ना। मनसब का अर्थ क्या है? पद है। किसका पद? प्रशासनिक अधिकारियों का पद है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? ध्यान रखिए, आराम से पढ़िए, समझिए इसको क्या है। बात आती है कि आखिर क्या ये एज इट इज इसने अपना ली? नहीं। इस मनसबदारी नीति को अकबर ने अपनाया जरूर था। अकबर ने इसे आधार बनाया। ध्यान रखिएगा, इसे आधार बनाया, लेकिन इसमें जरूरत के हिसाब से परिवर्तन भी किया। जरूरत के हिसाब से क्या किया? इसमें परिवर्तन भी किया। यानी कि सीधा सीधा टिप्पा नहीं मारा। क्यों दोस्तों? कहते ना, क्या कर लिया? नकल कर ली। ये टिपिकल नकल नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन भी था। थी परंपरा वहां से प्रेरित, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पर उसने क्या किया? उसमें बदलाव किए, उसमें कुछ चेंजेस लाए जो यहां के हिसाब से जरूरी थे। बात आती है कि आखिर इसमें क्या किया था और क्यों किया था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कि उसने क्या किया और क्यों किया। क्या और क्यों, यानी कि मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत उसने क्या किया था और उसने क्यों किया था। मैं बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि क्या और क्यों, क्या और क्यों। उसके पीछे कारण है। अगर इन कारणों को नहीं समझेंगे तो आप इस मुद्दे को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास तथ्यों का संग्रह नहीं है, बहुत ही विश्लेषण का विषय है। इसलिए अंग्रेज एक समय हमारे बारे में कह के चले गए थे कि भारतीयों में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने ऐसे ही कह दिया था हमको कि भारत में लोगों को इतिहास की समझ नहीं है, इतिहास लेखन की समझ नहीं है। कहा जाता है कि पहली जो किताब है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जिसमें बाकायदा इतिहास लेखन है, वो किताब मानी जाती है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है ना। किसकी है? कल्हण की राजतरंगिणी को इतिहास की पहली ऐतिहासिक किताब माना जाता है। अब कहोगे ऐसा क्यों? देखिए, इतिहास का मतलब होता है तथ्यों का संग्रह तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इतिहास का मतलब होता है तथ्यों का संग्रह तो है, लेकिन घटनाओं के पीछे के कारण, उनका विश्लेषण और आने वाले समय की आहट भी उसमें होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। यानी कि विश्लेषण के साथ कार्य कारण का संबंध होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए इतिहास। किसी से वायस नहीं होना चाहिए। कार्य कारण के साथ घटनाओं का संकलन होना चाहिए, ना कि खाली घटनाएं। और अभी तक आपको क्या बताया गया कि यह घटनाओं का संग्रह है, फैक्ट ही फैक्ट है। कितना याद करें भाई, अकबर का ये, अकबर का वो, अकबर की जी, पागल हो गए हैं। अगर उसके कार्य कारण को समझ लेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्य कारण क्या है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग बोर भी होते हो, क्योंकि हर किसी को इतिहास समझ में आए ये जरूरी भी नहीं है, अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए
कि आपका सपना एक ऐसी जरूरत है जिसके लिए कड़वी दवा पीना जरूरी है। अब कड़वी दवा डायबिटीज है और आपको कड़वा करेला पीना है, नीम का घोल पीना है, बीमारी का इलाज करना है तो करना ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगर उसको और अच्छे मन से करने लगेंगे तो उसमें टेस्ट आने लगेगा। कुछ दिन आप करेले का जूस पी के देखिए, धीरे धीरे वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा, आदत पड़ जाएगी। अगर पहले दिन से ही आप बोर होने लगेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से इतिहास को समझाने की कोशिश करूं। ओके दोस्तों, तो बात यही है कि आखिर उसने क्या किया था और क्यों किया था। पहले मैं चर्चा करूंगा क्यों किया था, उसके बाद क्या किया था, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए, उस समय की जो घटनाएं हैं, अकबर के समय की घटनाएं हैं दो तीन। एक घटना यह चल रही है कि अकबर के समय में शुरू से ही दरबार में गुटबाजी चल रही थी, ये आप अच्छे से जान रहे हैं। उसके अपने लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उसको मारने की कोशिश भी कर रहे थे कि इसको हटा दिया जाए। तो दो चीजें मूल रूप से थीं, एक दरबारी षड्यंत्र और दूसरा उसके खिलाफ गुटबाजियां। षड्यंत्र और गुटबाजी कौन करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, एक क्या है गुटबाजी और दूसरे उसके दरबार में षड्यंत्र। बात यह आती है कि इनको करेगा कौन। इसके पीछे कारण है उस समय की व्यवस्था। व्यवस्था दो तरह की है, एक सैन्य व्यवस्था है, एक आपकी प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था है जो प्रशासनिक देखते हैं। और ध्यान रखना, ये दोनों व्यवस्था आज भी मौजूद हैं। तीसरी व्यवस्था है अमीरों की। अमीर लोग जो बड़े बड़े कहा जाए कि जमींदार हैं, बड़े बड़े मनसबदार हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, उन लोगों की जो इनके परिवार के खास लोग हैं। वो जरूरी नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी हो या सैन्य अधिकारी हो, ये अलग है। जैसे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, ठीक है ना, उसी तरीके से मोतमिद खां हैं, ठीक, अब्दुल समद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मिर्जा अजीज कोका हैं, ये सब बड़े बड़े अमीर लोग हैं। तो ये तीन तरह के लोग थे और तीनों अपने दरबार में अपने अपने तरीके से क्या करना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे, अपने तरीके से सिस्टम को चलाने की कोशिश करना चाहते थे। इसमें सबसे पीछे कौन थे, सैन्य अधिकारी, क्योंकि ये बाहर रहते थे। सेना और सैनिक अधिकारी हमेशा बॉर्डर पर रहते थे लड़ने झगड़ने के लिए। दरबार में कौन रहता है, ये और ये दोनों। इसलिए षड्यंत्र कौन करेगा, ये, और ये कभी लड़ने नहीं जाते। ध्यान रखना, ये दोनों कभी लड़ने नहीं जाते क्योंकि दरबार में बैठते हैं। सेम उसी तरीके से आज आप आईएएस पीसीएस ऑफिसर हैं, घर के अंदर बैठ करके सारी व्यवस्था देखते हैं, अंदर से प्रशासन को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो सेना में लड़ने नहीं जाते। वो सेना है, वो लड़ने जाएगी, उसको अंदर क्या हो रहा है उसको नहीं पता, और बाहर क्या हो रहा है आप ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन आप बाहर की चीजों कंट्रोल जरूर करना चाहते हैं। ये आपकी व्यवस्था है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी सेना का अधिकारी आपके प्रशासन में नहीं आता, लेकिन प्रशासन का अधिकारी सेना में जरूर जाता है। वो कौन है पता है, आप ही के एग्जाम के माध्यम से एक पोस्ट क्रिएट की जाती है जिसका नाम है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, IDAS। मेरे साथ के कई सारे लोग हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं और कई सारे मेरे फ्रेंड भी हैं जो डिफेंस अकाउंट सर्विस में जॉब कर रहे हैं। वो सेना के साथ सेना के डिपार्टमेंट में रहते हैं, अकाउंट सर्विस का काम देखते हैं, यानी कि सारी फॉर्मेलिटीज, सारी व्यवस्था, सारा फाइनेंस वही हैंडल करते हैं। और रिपोर्ट किसको करते हैं, सरकार को। उनकी रिपोर्ट के बाद ही जाकर के प्रशासनिक अधिकारी, वो सैनिक अधिकारी जो हैं, अपने काम चला पाते हैं। सोचिएगा, ये है। तो सोचिए